हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। गाइज, आज के इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक पढ़ने वाला है। प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टुडेज टॉपिक, लेट मी टेल यू ऑल देयर इज अ बिग 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 अनाउंसमेंट विच इज ऑन द फ्लोर। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे। वीडियो जो है वो आपको मिलने वाला है प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। क्या बात कर रहे हो? यस। सो गाइज, जो मॉडल अनअकैडमी पे हम यूज़ कर रहे थे, दैट वाज अ प्लस मॉडल, जहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स थे। रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग, पीडीएफ ऑफ द नोट्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे आप लोगों को बुक का हार्ड कॉपी भी रिलीज हो रहा था। सो नाउ गाइज, जस्ट स्टेपिंग अ स्टेप अहेड, आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंडली प्रीमियम रिकॉर्डेड स्टूडियो कंटेंट। तो जहाँ पे हम आपको बोल रहे थे कि आपको एनिमेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं, मेमोरी टेक्निक्स, विजुअल टेक्निक्स के साथ आपको कंटेंट समझाया जाएगा। सो येस माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी स्टूडियोज में आपको मिलने वाला है एट सीए फाइनल लेवल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। एंड वो भी प्राइजेस अगर आप देखोगे तो इट इज़ very minimal. We bet that nowhere you are going to get the prices at which Unacademy is going to offer. And on top of that, you can use the code AUDITSAR to take maximum possible discount. So specifically talking about Audit Fast Track and Audit regular batches, Fast Track is already launched. Regular batch for May 23 and November 23 is upcoming. So guys, don't wait, don't miss this opportunity. Start studying hard. So चलिए इसी बात पे हम आज का कंटेंट शुरू कर देते हैं. Let's get started. चलिए तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज नथिंग बट ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? पहले ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में चीजें समझते हैं, सोचते हैं कि क्यों ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगेन आपके लिए पूछा जा सकता है 0 to 5 मार्क्स। आया तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें से 5 मार्क्स के लिए, 1 मार्क का एमसीक्यू। अगर नहीं आया तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट एज पर द ट्रेंड, एवरी अटेम्प्ट हैज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑलवेज। ठीक है। सो ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। वंस अपॉन अ टाइम सीए फाइनल के लेवल के लिए इसका करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इसका जो नहीं हुआ किसी का। दिस वॉज वन ऑफ द डिफिकल्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ईजी भी लगता था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता था। तो ये है इसका का छोटा सा उल्लेख जो ऑडिट वाले सिलेबस में है। ठीक है। तो चलो पहले तो समझ लेते हैं व्हाई ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी एट दिस सीए फाइनल लेवल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑडिट अंडर automated environment, ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में दो चीजें हैं। पहला, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मतलब क्या? आज पूरा ऑर्गेनाइजेशन, आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो आप, छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, कंप्यूटर्स, सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इन सब के वाया काम कर रहे हैं। सो बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स आर ऑपरेटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, हेंस हमारा ऑडिटिंग भी नीडेड है टू बी कंडक्टेड अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑडिट। तो मैम एक मिनट, प्राइमरीली हमको क्या क्या चीज़ें देखनी, सोचनी या समझनी है? प्राइमरीली हमको यहाँ पे समझना है कि बिजनेस में ऐसा सबसे पहला देखो, यूजुअली हाउ डज आवर ऑडिट ऑपरेट्स? यू ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एज पर 315। आप बिजनेस में जाओ, बिजनेस के एनवायरनमेंट को, बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स को, बिजनेस के ऑपरेशंस को समझो। पहले सबसे पहले आएगा 315, उसके बाद आएगा आपके रिस्क असेस, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के बाद आपके रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, दैट इज 330। तो अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स ऑटोमेटेड है तो उसको सोचना, उसको समझना, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बेसिस पे, इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे रिस्क को रिस्पॉन्ड करना, एंड द लास्ट थिंग व्हाट यू डू इज, अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, दैट विल इम्पैक्ट योर रिपोर्टिंग एज वेल। सो बस यही सारी चीज़ जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ एफर्ट्स ऐड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन। सो सबसे पहला 315, देन 330, देन रिपोर्टिंग के एरियाज में इम्पैक्ट आएगा।
अब आगे मैम 315 में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखो 315 एज अ बेयर स्टैंडर्ड जब भी मैंने आपको प्रोनाउंसमेंट से पढ़ाया था, आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू गेन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज अबाउट द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हो, बिजनेस एनवायरमेंट को गेन मतलब बिजनेस एनवायरमेंट का नॉलेज गेन कर रहे हो, पहले सिर्फ इतना था ऑपरेशंस क्या है, हाउ इट इज फाइनेंस्ड, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, पहले सिर्फ इतना हुआ करता था, नॉलेज ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन, फाइनेंस। बट अब क्या एडिशनल चीज़ें हैं? अब एडिशनल चीज़ों में आएगा विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, सॉफ्टवेयर इज इन हाउस या पैकेज सॉफ्टवेयर, हु इज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हु इज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वेदर दिस एप्लीकेशन इज बीइंग टेस्टेड और नॉट, क्या ये एप्लीकेशन टेस्टेड है या नहीं है। तो ये सारा चीज़ हमको ध्यान में रखना। तो पहले भी हम लोग नॉलेज इकट्ठा करते थे बिजनेस का, अभी भी नॉलेज इकट्ठा करेंगे बिजनेस का, बट अब बिजनेस के नॉलेज में कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन। मैम पहले भी हम लोग रिस्पॉन्ड करते थे, अब क्या होगा? अब देखो, अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल, जो ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल है, इस पर भरोसा नहीं है, अगर ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल्स है जिस पे हमको भरोसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वी विल नॉट रिलाई ओवर इंफॉर्मेशन, वी विल नॉट रिलाई ओवर इंफॉर्मेशन विच इज सिस्टम जनरेटेड। हम ऐसी सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? एडिशनल टेस्ट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली बढ़ा देंगे। सो यही सारा इम्पैक्ट है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, रिलायंसेस, रिस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे हम लोग कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं ना, इस चैप्टर में आपको ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया हुआ है। सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलो कम ऑन, लेट अस स्टेप इनटू द चैप्टर एंड स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहला, व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज एन इकोसिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन शुरू, स्टार्ट, खत्म, process, everything is via technology. So here it combines people, processes and technology. Every business overall is related to each other via technology. So there are category of business application, there are examples of application. I am very sure थोड़ा बहुत जो आर्टिकलशिप आपने किया हो, ये सारी चीज़ आपने देखी होगी। क्लाइंट प्लेस पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, क्लाइंट प्लेस पे सेल्स सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट्स होती है, तो यहाँ पे पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं विच आर यूज बाय माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। व्हाट इज पैकेज सॉफ्टवेयर? जैसे अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है विच कैन नॉट अफोर्ड मेकिंग एप्लीकेशंस, जैसे कि हम लोग हमारे एप्लीकेशंस खुद नहीं बना पाते, तो हम लोग क्या करेंगे? आउटसोर्स कर देंगे या फिर बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे। टैली, टैली क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, दिस इज अ पैकेज सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा अभी टैली ERP9, ये सब क्या है? टैली प्राइम, ये सब क्या है? दीज आर द पैकेज सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइजेशन नहीं कर पाता तो पैकेज सॉफ्टवेयर खरीद लेती। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला टैली, क्विक बुक्स, ये सारा अकाउंटेंसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर यूज बाय स्मॉलर टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। बट मैम व्हाट अबाउट दोज हु हैव कस्टमाइज्ड बिजनेस, एंड ये कस्टमाइज्ड बिजनेस को अकाउंट फॉर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन की जरूरत है, उनका क्या करेंगे? उनके लिए दे ऑल्सो गिव अस अ काइंड ऑफ, हाँ जी, अ काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन जहाँ पे यू डू कस्टमाइजेशन बेस्ड ऑन योर नीड, बेस्ड ऑन योर गोल, बेस्ड ऑन योर बिजनेस, स्टार्ट से लेकर के एंड तक रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप कस्टमाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पहले। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? सबसे बेसिक होता है डेटाबेस, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, स्टोरेज डिवाइसेस, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल एक्सेसिबिलिटी। सो व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट? फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्परेचर्स, ये देखो टेम्परेचर, CCTV, IT फैसिलिटीज, वाईफाई कनेक्शंस, ये सब कुछ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। फिटिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ये सारा चीज। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स फॉल्स अंडर फिजिकल एनवायरनमेंट। What are the key components of auditing in a real time
environment such as e-commerce, ERP और core banking etc. What is real time? Real time का मतलब होता है जैसे ही आप अभी कोई एक सिस्टम में एंट्री पास ऑन करते हो, that is simultaneously being checked. रियल टाइम बेसिस पे वो रिकॉर्ड हो जाता है. सो रियल टाइम एनवायरनमेंट IT कंपोनेंट्स में आता है. सबसे पहला एप्लीकेशन, दूसरा आता है मिडलवेयर, तीसरा आता है नेटवर्क एंड हार्डवेयर. एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? ये जो मैंने अभी अभी बताया सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन में आता है आपका ERP, SAP, ओरेकल, सम कोर बैंकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर. ठीक है. नेक्स्ट आता है मिडलवेयर. व्हाट इज मिडलवेयर? इट इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस. वेबसाइट, ATM, स्विचेस, अपाचे. तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस. नेटवर्क्स में क्या आता है? वैन, लैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, लैन, इंटरनेट होस्टिंग एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर में आता है योर बैकअप डिवाइस, योर स्टोरेज डिवाइस, योर पावर सप्लाइंग डिवाइसेस. तो ये सारा आता है हार्डवेयर. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रियल टाइम IT एनवायरनमेंट या फिर रियल टाइम ऑडिटिंग एनवायरनमेंट? सबसे पहला आता है एप्लीकेशन, मिडलवेयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क्स. ठीक है, 4 चीजें. नेक्स्ट, कंसिडरिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ एन ऑडिट साइकिल. एज आई टोल्ड यू, ऑडिट साइकिल इज डिवाइडेड एज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन. तो सबसे पहला रिस्क असेसमेंट स्टेज पे जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ रहा है. पहले जब भी हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे थे, अब जबकि हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं. सो आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर्स. 315 लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे. रेलिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कौन से हैं? IT एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन होता है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस. देखो, बिकॉज ये सिस्टम है, सिस्टम गलती नहीं करेगा. मैंने आपको पहले भी बोला है कि वेन एवर यू टॉक अबाउट सिस्टम, एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर तुमको क्या लगता है गलती करेगा? अरे सिस्टम है, वो तो लाइक इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल. ये सिस्टम गलती नहीं करेगा. तो गलती होने के कहाँ चांसेस है? हमारे अकाउंटेंट, ये है आशीष भाई, अकाउंटेंट, इनसे गलती होने के चांसेस है. आशीष भाई ने अगर एंट्री फीडिंग में गलती की तो वो प्रॉब्लम है ना. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट असर्शंस? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी. So you need to consider risk arising from the use of IT system. Understand and evaluate what are the documentation, flow charts. Prepare risk control matrix. What is risk control matrix? I'll tell you. Risk control matrix का मतलब होता है, usually being an internal auditor, they always prepare a kind of matrix. यहाँ पे लिखेंगे रिस्क, यहाँ पे उसके सामने लिखेंगे कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे लिखेंगे रिस्क रेड्यूस टू. अब लिखेंगे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के बाद व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क विच इज स्टिल रिमेनिंग आफ्टर अप्लाइंग दिस कंट्रोल्स. समझ में आता है? पक्का श्योर? यो. सो दैट वाज प्रिपेयर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स. रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स के ना मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी जा करके बताऊंगी. अंडरस्टैंड द डिज़ाइन, वॉक थ्रू प्रोसीजर्स करना. व्हाट इज वॉक थ्रू प्रोसीजर्स? देखिए, अगर आज हमारे अकाउंटेंट ने कोई ऐसे काम किए हैं जहाँ पे उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, रिकॉर्ड किया एंड देन स्टेटमेंट निकाल करके रखा, बीइंग एन ऑडिटर आप क्या करोगे? सेम सिस्टम को वॉक थ्रू करोगे. अकाउंटेंट ने क्या किया था? सबसे पहला अकाउंटिंग एंट्री पास की, उसके बाद सिस्टम ने उसका पोस्टिंग किया, तीसरा इसने प्रिंट निकाला, है ना. तो आप खुद भी एक एंट्री पास करने की कोशिश करोगे, सेम प्रोसेस के वाया वॉक थ्रू करो. वॉक थ्रू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. नेक्स्ट इज प्रोसेस वाइड एंटिटी लेवल कंट्रोल्स. क्या है? जनरल IT कंट्रोल्स क्या है? ये एंटिटी वाइज एंड जनरल IT कंट्रोल्स मैं आपको आगे समझाऊंगी. पहले भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है. एंटिटी वाइड कंट्रोल या जनरल IT कंट्रोल का मतलब होता है दे आर परवेसिव इन नेचर. These kinds of control are spread over all the operations. That is entity level control, such as segregation of duty, general IT control and application controls. Next, based on the controls, based on the effectiveness of controls, you will try deciding upon. Next is test the operating effectiveness of the controls. यही तो पढ़ा कि अगर कंट्रोल अच्छे हैं नहीं है, based on that we will be deciding upon the nature, timing and extent of testing कितना करना है, nature, timing and extent के procedures कितना implement करना है. So key reporting, spreadsheet, sample testing, ये सारा चीज़ आप करेंगे.
एंड फाइनली रिपोर्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा। देखो, अगर आपको इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज मिले हैं, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस मिले हैं, whom will you report this to? You will report this to TCWG as per 265, obviously स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीज़ सीखिए। दिस विल ऑल्सो बी रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को भी ये चीज़ हम लोग रिपोर्ट करवाएंगे कि सर इंटरनल कंट्रोल काफ़ी वीक थे, हम लोगों ने हमारी कोशिश की है टू फाइंड आउट कि सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट है कि नहीं। सो दैट वाज यही क्वेश्चन। देखो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन नवंबर 19, 18 एंड RTP 18 में पूछा गया है। नेक्स्ट, understanding and documenting automated environment. So basically whenever you are understanding or you are trying to document automated environment, तो क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है? सबसे पहला, the application that are being used by the company, कौन से सॉफ्टवेयर है भाई? What are the IT infrastructure? IT स्ट्रक्चर या गवर्नेंस कौन है, क्या है? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में सोच रहे हो, समझ रहे हो कि देर आर SAP, Oracle, कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज हो रहा है, तो देर विल बी सम और द अदर पर्सन, कोई एक ऐसा इंसान रहेगा जो गवर्नेंस करेगा वहाँ पर, जो ऐसे सुपरविजन करेगा कि ओके फाइन, कि ये सॉफ्टवेयर है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, द प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड, IT रिस्क कितना है और IT कंट्रोल्स कितना है। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज अ क्वेश्चन? अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर वो लोग पूछे कि हाउ विल यू गेन अंडरस्टैंडिंग 315 के हिसाब से, यहाँ पे मैं तुमको एडिशनल भी चीज़ें बता सकती हूँ, ये तो चलो किताबी चीज़ें लिखी हुई है। एडिशनली हम लोग क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? वी ऑल्सो ट्राई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वेदर द सिस्टम, वेदर द स्ट्रक्चर IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इट इज़ इन हाउस और इट इज़ पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। Who is Chief Information Officer? Who is Chief Information Security Officer? Chief Information Officer, Chief Information Security Officer। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बैकअप की जरूरत पड़े तो हाउ बैकअप्स आर बीइंग टेकन। बैकअप, डिजास्टर रिकवरी प्लान, BCP और DRP ऐसा कुछ पढ़ा होगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी। तो ये सारा भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लेने की कोशिश करते हैं वेन एवर वी आर ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। नेक्स्ट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का ओवरव्यू। सो बेसिकली वेन एवर यू गो इन टू ऑर्गेनाइजेशन, आपको पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड लग रहा है, आपको पता है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में रिस्क भी है, कंट्रोल्स भी होंगे। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट रिस्क, तो एंटरप्राइज में क्या क्या रिस्क है उसके बारे में जानना। बोलता है एंटरप्राइज रिस्क, एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क में इन्वॉल्व मार्केट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। अरे जो फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज चल रहा है, हर फील्ड में रिस्क तो होगा ही होगा, ठीक है। सो क्रेडिट रिस्क, बिजनेस पार्टनर रिस्क, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, ये सारे रिस्क है। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिस्क विच एन एंटरप्राइज फेसेस? So starting from product, market, finance, any kind of thing which you see, operation, credit, technology. So ये सारा चीज will be acting as an risk. तो मैम रिस्क है तो कंट्रोल्स भी होना चाहिए, एब्सोल्युटली यस। सो देर आर फ्यू कंट्रोल्स ऑल्सो विच आर इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। सो सेकेंड वाला चैप्टर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल्स में, सेकेंड वाले चैप्टर में देर वर फ्यू इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, ये साथ साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। सो देखो, अगर रिस्क है तो कंट्रोल्स है। सो कंट्रोल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। कंट्रोल्स, so why the risk are why the controls are implemented? In order to reduce the risk. जहाँ जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ कंट्रोल्स उसको कम करने की कोशिश करेंगे। सो कंट्रोल्स होते ही इसके लिए है इन ऑर्डर टू reduce the risk. Now here, अब तक के लिए हम लोग कौन से रिस्क से जूझ रहे थे? अब तक के लिए हम लोग सिर्फ एक ही रिस्क से जूझ रहे थे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि वी बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारा काम ही सिर्फ इतना था टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो हमको रिड्यूस करना है रिस्क। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे देखा इतना सारा रिस्क है, मार्केट, प्रोडक्ट, फाइनेंस, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, बिजनेस, इतना सारा रिस्क है। तो यार इसके लिए भी कंट्रोल्स होता है क्या? एब्सोल्युटली यस, इसके लिए भी कंट्रोल्स होते हैं।
सो कंट्रोल्स में हम लोगों ने कंपोनेंट का आंसर पढ़ा था. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? क्रिज्म, CRICM, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग. क्या क्या? रिपीट. कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग. अब यहाँ पे इंडिया में जैसे इंटरनल कंट्रोल है वैसा इंटरनेशनली भी, फिरंगी देशों में भी इंटरनल कंट्रोल का फ्रेमवर्क है. इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क. So how many international internal control framework are applicable for your syllabus? सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कोसो, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन. फिर सीखना है कमिटी ऑफ कैनेडियन, बेसिकली कैनेडा, कैनेडियन कमिटी ऑफ कंट्रोल्स, कोको. फिर पढ़ना है कोबिट. So these are the control based on information technology. This is very important for this chapter. Information technology के बेस पे controls. फिर हमको यहाँ पे पढ़ना है SOX. So what is SOX? Sarbanes-Oxley Act. And then controls which are implemented as per England and Wales. इंग्लैंड एंड वेल्स. तो 5 ऐसे इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है जिन्होंने कंट्रोल्स के बारे में बात की है कि मैम जहाँ जहाँ रिस्क है वहाँ वहाँ कंट्रोल्स होने चाहिए. और इंटरनेशनली ये 5 फ्रेमवर्क है जिन्होंने इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया है. सो करंटली आई एम टेकिंग यू थ्रू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सॉरी करंटली आई एम टेकिंग यू थ्रू रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल. थोड़ा फ्लिप ऑन कर लीजिए वो चैप्टर, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इज अ बेसिक लेवल चैप्टर जो आपको सेल्फ स्टडी करना है. बस उसमें ये वाला पार्ट है जो अलग से है. तो चलो चैप्टर नंबर 2, risk assessment and internal control. Yes, so coming to this page number 2.11, इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क. तो क्या है ये है सबसे पहला कोसो, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो ये जो फ्रेमवर्क है स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला, क्वेश्चन में ये सवाल आ सकता है आप लोगों को कि भाई इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क होता है. हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होता है. फिर वो लोग पूछेंगे कि अच्छा कोसो जैसा कोई तो फ्रेमवर्क है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो हर कंट्रोल का ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स होता है. हर कंट्रोल रिस्क को कम करने के लिए ही आया है. ठीक है, तो चलो समझते हैं कोसो क्या कहना चाह रहा है. कोसो कहता है 3 चीज़ें. कहाँ पे कंट्रोल्स होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं. कंपोनेंट्स में जानी पहचानी सी चीज़ें मिल रही हैं, CRICM. तो जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स का कंपोनेंट है, सेम इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट कोसो कमिटी भी कहता है. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा है दैट द ऑपरेशन शुड रन एकदम ही परफेक्टली, जैसे एक्सपेक्टेड है वैसा ऑपरेशन चलना चाहिए. जो रिपोर्टिंग होना है वो रिपोर्टिंग भी सही तरीके से हो. जो कंप्लायंसेस होना है विथ लॉज एंड रेगुलेशन, वो लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंसेस भी सही तरीके से हो. तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव. तो मैम कंट्रोल्स कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होने चाहिए? कोसो कमिटी कहता है कंट्रोल्स एंटिटी लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, यूनिट लेवल, ऑपरेशनल लेवल, हर फंक्शनल लेवल, हर एक एरिया में कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए. कौन बोलता है ऐसा? कोसो कमिटी. उसके बाद आता है कोको, क्राइटेरियाज ऑफ कंट्रोल पब्लिश्ड बाय कैनेडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अब यहाँ पे भी उन्होंने 4 मेजर एरियाज बताए हुए हैं. ये 4 मेजर एरियाज क्या है? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला एरिया आता है पर्पस, कि कंट्रोल का पर्पस क्या है, कौन सा रिस्क कम करना. दूसरा आता है कमिटमेंट, कि बॉस ये जो कंट्रोल है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं. तीसरा आता है केपेबिलिटी, वेदर द कंट्रोल्स आर केपेबल इनफ टू रिड्यूस द रिस्क, एंड मॉनिटर करते रहो, मॉनिटर एंड लर्निंग. इफ एट ऑल वी फील द कंट्रोल्स आर नॉट दैट इक्विप्ड, तो मॉनिटर, इवॉल्व एंड मेक न्यू कंट्रोल्स. सो हम लोग क्या चीज़ें कहते हैं? हम लोग 4 चीज़ें कहते हैं, पर्पस, कमिटमेंट, केपेबिलिटीज, मॉनिटरिंग एंड लर्निंग. ठीक है, कौन कहता है ये? कैनेडियन कमिटी कहता है. ये कौन सी कमिटी कहती है? कैनेडियन कमिटी कहती है. नेक्स्ट आता है कोबिट. यही कह रही थी मैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी. सो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? दिस कोबिट, दिस इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क actually is implemented when the organization is operating in an information technology wala environment, that is automated environment.
यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आता है कि दिस कोबिट हैज 34 हाई लेवल प्रोसेसेस दैट कवर्स 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स विच आर कैटेगराइज्ड अंडर 4 डिफरेंट डोमेन्स। कुछ नहीं समझाना, सुनो। हम कहते हैं कि कोबिट में उन्होंने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करवाए हैं। मैम क्यों? अरे रामबाण हथियार एक ही चीज़ है, कंट्रोल्स इसके लिए इंप्लीमेंट होते हैं रिस्क को कम करने के लिए। तो रिस्क 4 मेजर डोमेन्स में है। कहाँ है? 4 मेजर डोमेन्स में। 4 मेजर डोमेन्स में जो रिस्क है दैट इज कैटेगराइज्ड एज 210 बिजनेस ऑपरेशंस जिसके ऊपर कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड है एंड 34 हाई लेवल प्रोसेसेस कंट्रोल इज हैविंग। तो मैम कौन से डोमेन्स है? सबसे पहला अप्रोप्रिएट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे रिस्क होने के चांसेस है। दूसरा डोमेन एक्विजिशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू एप्लीकेशन, डिलीवरी एंड सपोर्ट। आज एक ही सॉफ्टवेयर को दिमाग में लग करके चलो। से फॉर एग्जाम्पल आपने टैली खरीद लिया तो टैली का बैक एंड टीम आपको कॉल पे रहेगा कि सर ये सपोर्ट सिस्टम है, सर ये नया अपडेट आया है, डिलीवरी एंड सपोर्ट। एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वेदर दैट एप्लीकेशन विच द कंपनी इज यूजिंग, ओरेकल, क्विकबुक्स, तो ये जो कंपनी यूज़ कर रहा है, जो भी नया सॉफ्टवेयर कंपनी ले करके आया है, उसमें 4 डोमेन्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी एंड सपोर्ट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये 4 मेजर डोमेन्स में 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे 34 मेजर हाई लेवल प्रोसेसेस हैं। अंडरस्टैंडिंग? सुपर इजी। यस, mark it as an MCQ question. Done. So what was this? This was COBIT. Next is internal control which is published by Chartered Accountancy in England and Wales. तो देखो उनके कंट्रोल्स और अपने कंट्रोल्स कुछ ज़्यादा फर्क वाले नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा इशुएंस मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस लेवल नहीं है। मतलब की प्रिंसिपल ऑफ दिस कोड, सबसे पहला वी वॉन्ट इंटरनल कंट्रोल टू सेफ गार्ड कंपनीज एसेट्स। पहले भी हम लोगों ने यही सोचा था कि कंट्रोल क्यों चाहिए, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड। तो सबसे पहला सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टर्स जो होते हैं शुड एटलीस्ट एनुअली चेक इफेक्टिवनेस ऑफ द जनरल कंट्रोल्स। हम लोग ये कहते हैं कि कंट्रोल्स ओवरऑल फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंसेस कंट्रोल ये ऐसे होने चाहिए विच कैन मैनेज द रिस्क। एंड या द कंपनीज जहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है शुड एटलीस्ट वंस इवैल्यूएट कि इज देयर अ नीड टू हैव टू इम्प्लीमेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स या फिर दीज आर द की प्रिंसिपल्स। कौन से कमिटी ने दिया है? इंग्लैंड एंड वेल्स ने दिए, issued by England and Wales. सेकेंड लास्ट सॉक्स, सार्बन ऑक्सले। सार्बन ऑक्सले का थोड़ा बैकग्राउंड समझाती हूँ मैं। सार्बन ऑक्सले एक्ट ने जो इंटरनल कंट्रोल और फ्रेमवर्क समझाया था, दिस एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ऑर्डर टू कैच अप व्हाइट कॉलर क्राइम। सो व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्राइम? देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हायरार्की होता है, the super top level management, the execution level management, the executives, ठीक है। So if the people who are at the top of the organization, if they are involved in the crime, fraud, ऐसे क्राइम को हम कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। हम लोग कहते हैं ना व्हाइट कॉलर पीपल, ब्लू कॉलर पीपल। सो व्हाइट कॉलर पीपल आर द टॉप लेवल पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे सो मैनेजमेंट हम लोगों को क्या कहना है? SEC एंड PCAOB। व्हाट इज SEC? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। PCAOB इज पब्लिक कमिटी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो इन्होंने क्या कह करके रखा है? इन्होंने ये कह करके रखा है दैट वी नीड टू हैव some standards that require the management to perform some formal assessment of internal financial controls, IFC. So जैसे हमारे कंट्री में IFC ओवर FR है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वैसे ही SOX के हिसाब से दिस इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, IFC इट इज, ठीक है।
IFC over FR. So internal control over financial reporting, this is. So normally हमारे देश में क्या है, इंडिया में ये है IFC over FR, वहाँ पे है वो IC over FR, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हम लोग फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे फोकस करते हैं, वो लोग ओवरऑल कंट्रोल पे फोकस करते हैं. कौन? सॉक्स, Sarbanes-Oxley Act. Yeah. So overall effectiveness of the control. Ma'am, being a statutory auditor in India, are we required to report over internal financial control over financial reporting? Answer is yes. कंपनीज एक्ट ने सेक्शन नंबर 143 के तहत रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू रिपोर्ट ओवर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वहाँ पे भी ऐसा है कि मैनेजमेंट को, एक्सटर्नल एक्सपर्ट को ये सारी चीज़ों के बारे में ओपिनियन देना होगा. सो एक्सटर्नल ऑडिटर्स विल गिव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ ICFR. एंड ऑल्सो ट्रेडिशनल ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो देते ही है. ट्रेडिशनल ओपिनियन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट. नेक्स्ट, internal control assessment and evaluation. So frankly speaking, whenever you are evaluating internal control, when you are assessing internal control, what are the areas? सबसे पहला enterprise risk management. मैम यही तो पॉइंट चल रहा था हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में. यू रिमेंबर एंटरप्राइज रिस्क, उसी से तो मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ आपको. सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रोटेशन इन सेंसिटिव एरियाज, जहाँ पे कैश, बैंक, अगर कोई ऐसी एरियाज या ऐसे काम कोई पर्सन हैंडल कर रहा है, हम उनको बोलेंगे सर जाइए ना, गोवा जा करके आइए, हॉलीडे मना करके आइए. डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, बेस्ड कंट्रोल्स. सो दीज आर द एरियाज ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. ठीक है, इतना समझ में आया? पक्का श्योर? सो दिस वाज चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 का दिस इज इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क. अदर देन दिस, ये आज आपका होमवर्क रहेगा टू वेरीफाई दिस होल चैप्टर. मैम क्यों होमवर्क? क्यों? क्योंकि ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने ऐसे 315 पढ़ते हुए एज वेल एज कंपनीज एक्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पढ़ते हुए पढ़ लिया है. ठीक है, सो टुडे दिस चैप्टर इज फॉलोइंग एज योर होमवर्क टू रिवाइज. ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ये चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने 315 330 के हिसाब से देख ली है ऑलरेडी. रिस्क बेस्ड कंट्रोल्स, रिस्क बेस्ड ऑडिट, कंट्रोल बेस्ड ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक्स, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ मेथडोलॉजी. आज मैंने इंटरनेशनल कंट्रोल फ्रेमवर्क भी बता दिया. सो नाउ देयर इज़ वेरी छोटा छोटा सा टॉपिक टू जस्ट गो थ्रू. सो दिस स्टैंड्स एज योर होमवर्क टुडे. चल, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये हम लोगों ने कर लिया. सो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे रिस्क मैनेजमेंट में, हम लोग थे इवैल्यूएटिंग रिस्क में, रिस्क एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनेशनल कंट्रोल्स भी होते हैं. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर्स की ओर. सबसे पहला बात आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में कंसिडरेशंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंसिडरेशन, मतलब क्या सोच करके इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट यू विल असेस द रिस्क. सबसे पहला रिस्क को आइडेंटिफाई करो, क्वांटिफाई करो फैक्टर्स को कि अरे यार ये रिस्क है, इम्पैक्ट कितना होना है. डिफाइन करो कि की परफॉर्मेंस रिस्क इंडिकेटर्स कितना है. तो यूजुअली यू मे हैव सीन, कई बार रिस्क इंडिकेटर्स के लिए रेड और ग्रीन बार्स चलते हैं, है ना, कि स्टॉक नहीं है. जैसे ही स्टॉक लोवेस्ट लेवल पे चला जाता है वो आपको रेड बार देता है कि स्टॉक नहीं है, रीऑर्डर क्वांटिटी आ चुका है. सो यहाँ पे प्लीज़ आप स्टॉक को ऑर्डर कर दीजिए, रीऑर्डर कर दीजिए. सो दीज आर परफॉर्मेंस इंडिकेटर. ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. रिस्क एपेटाइट कितना है, जैसे आपको भूख लगती है वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी डाइजेस्ट कर सकता है रिस्क को. तो कितना एपेटाइट है, हाउ मच रिस्क कैन बी टॉलरेबल, व्हाट आर द रिस्क स्कोर्स, रिस्क मैपिंग करना, using database, prioritizing risk and benchmarking करना. So these are the factors you will consider in assessing the risk assessment process. Next is steps involved in. Steps क्या है? सबसे पहला objective क्या है? Identify your business objective.
इम्पैक्ट, लाइकलीहुड असेस कर लीजिए, रिस्पॉन्स एंड मिटिगेट द रिस्क एंड असेस द रेसिड्यूअल रिस्क, मतलब दीज आर द स्टेप्स विच यू विल इन्वॉल्व योर प्रोसीजर्स के बाद अब कितना रिस्क बच जाता है. नाउ अगेन वी हैव इवेल्युएटिंग एंड रिस्क एंड कंट्रोल्स एट एंटिटी लेवल एंड एट प्रोसेस लेवल. इसको हम लोग बोलते हैं ELC, एंटिटी लेवल कंट्रोल, एंड प्रोसेस लेवल कंट्रोल इज PLC. सो एंटिटी लेवल कंट्रोल में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल्स. सो आइडेंटिफाई, सबसे पहला चीज वी नीड टू आइडेंटिफाई एंटिटी लेवल कंट्रोल्स. सो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या होता है? दीज आर ब्रॉड कंट्रोल्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना जनरल IT कंट्रोल्स, विच आर परवेजिव इन नेचर, जो हर जगह पे फैले हुए हैं. सो यहाँ पे हम लोग कहते हैं द कंट्रोल्स दैट ऑपरेट्स अक्रॉस द कंपनी एट ऑल द लेवल्स, ब्रॉड लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, हर डिपार्टमेंट हर जगह पे होता है, इसको हम बोलते हैं एंटिटी लेवल कंट्रोल्स. उसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक कर देते हैं. दे आर परवेजिव, मैंने अभी अभी बोला हर जगह पे फैले हुए हैं. ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क. ELC आर सब्जेक्टिव बाय द नेचर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट. देखो नॉर्मली अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, वी हैव पासवर्ड के लिए पंचिंग, ठीक है. सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सुबह सुबह आए हैं आशीष भाई, तो वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में पंचिंग करके आए, एंटिटी लेवल कंट्रोल, कि आशीष के नाम पे कोई दूसरा बंदा तो नहीं आ गया है ना. वो टाइम हमको लगा था कि मतलब देखो मैं आपको आशीष नहीं दिखाया ना मैंने कभी, तो ये है हमारा आशीष. फिर उसको एक आंख में लगी हुई है, तो ऐसे पट्टी लगा करके आता है. गर्लफ्रेंड ने नहीं, पापा ने मारा है क्या कुछ. तो अभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके कोई भी एक ऐसे आंख पट्टी मार करके आ सकता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में. तो नाउ वी हैव कंट्रोल्स कि आशीष के नाम पे कोई भी ऐसा पर्सन ना आ जाए जिसको ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ना हो, एंटिटी लेवल कंट्रोल से. अब यहाँ पे आता है सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट ELC एंड इनडायरेक्ट ELC. सो डायरेक्ट ELC एंड नीचे आएगा इनडायरेक्ट ELC. डायरेक्ट ELC का क्या मतलब होता है? जहाँ पे आप डायरेक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जैसा कर रहे हो ओवरऑल, डायरेक्ट ELC एट अ हायर, they are higher than the business activity and the transaction, such as the business processes and the sub processes, account balances, at a sufficient level of a professional to prevent, detect, correct the misstatement in a timely manner. डायरेक्ट ELC का मतलब होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली कोई एक्टिविटी को ट्रेस करके उसके ऊपर कंट्रोल्स लगा रहे हो. बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू, मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, दिस इज परफेक्ट कंट्रोल एक्टिविटी. कंट्रोल एक्टिविटी, ठीक है. जैसे कि अगर मुझे कोई स्टॉक काउंटिंग करवाना है, मैंने आपको बोला कि बेटा ऑडिट सार की स्टॉक काउंटिंग देना. अब मुझे पता है कि यार यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, एक हाथ लेवल भी, एक हाथ किताब भी ऊपर नीचे, तो अननेसेसरी लॉस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को. तो अब हमने क्या किया, उस स्टॉक को काउंट करने के लिए एक सिस्टम बना लिया, एक एक्सेल शीट बना ली, या फिर एक कोई स्टॉक काउंटिंग के लिए मशीनरी ले ली. व्हाट इज दैट? दैट इज डायरेक्ट ELC, दैट इज अ कंट्रोल एक्टिविटी. दूसरा होता है इनडायरेक्ट ELC. सो दिस इज नॉट डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस, इट इज नॉट डायरेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक एरिया, दिस इज कंट्रोल एनवायरनमेंट. अब मैंने ना पूरे स्टाफ को बुला करके दिल से ये बात कही कि सर आप, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें. मैंने सारी चीज़ें बता दी उनको, मैंने उनका मोरल बूस्ट कर दिया कि वी आर वर्किंग फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. आपका ऑब्जेक्टिव मेरा ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वी ग्रो. ये चीज़ अगर हमने की है, दिस इज इनडायरेक्ट ELC. यहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल ही कर रहे हैं सो दैट एनी एम्प्लॉई इज नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉडुलेंट, बट ये इनडायरेक्ट है, ठीक है. सो दे इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट ELC. जैसे कि कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स, जॉब रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट कंट्रोल एनवायरमेंट? सीधा सीधा बोल देते हैं, बट नहीं, ठीक है, उनको घुमाना था, बट हम लोगों ने पढ़ लिया ही.
So it is direct TLC, indirect TLC. Direct TLC is control activity, indirect TLC is control environment. समझ में आया? पक्का श्योर? अच्छा, नेक्स्ट इज कैट. अब ये लास्ट टाइम ही मैंने उसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था बिकॉज दिस वॉज एन RTP क्वेश्चन. ये भी 2 बार RTP में पूछा गया. जस्ट लास्ट अटेम्प्ट दिस वॉज आस्क्ड एज एन एग्जाम क्वेश्चन फॉर December 21. आने के चांसेस अब फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट इज लेस. या सो जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन from raw material, data processing tools, techniques is known as data analytics. What is data analytics? बहुत सारा स्क्रैप पड़ा है. अब उसमें से लोग बेस्ट बनाते हैं फ्रॉम वेस्ट. हमारे लिए भी सेम चीज़ होता है. बहुत सारा इंफॉर्मेशन पड़ा है, उसमें से अब हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं और इन इंफॉर्मेशन के वाया हम कोई एक चीज़, कोई एक पैटर्न डिसाइड करते हैं. दैट इज डेटा एनालिटिक्स. सो रुकिए, छोटा सा पॉइंट टू बी अंडरस्टूड आउट ओवर हियर. आपने कई बार ना मूवीज़ में ऐसा देखा होगा, ये रंग दे बसंती में भी ऐसा था कि कभी कोई पुलिस हो तो वो लोग ना सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते, फिर ऐसे एक वॉल पे स्टिक कर देते, दिस ये मिला, देन दे जस्ट कीप ऑन स्टेयरिंग द वॉल और कंक्लूजन आ जाता है, अरे मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे, फिर ऐसे 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 मैपिंग होता है. वो जो मैपिंग हो रहा है, व्हाट इज दैट? डेटा एनालिटिक्स. तो डेटा तो है, एनालाइज करो कि व्हाट इंफॉर्मेशन इट इज ट्राइंग टू गिव इट टू यू. सो इट विल इंक्लूड व्हाट. So auditors can apply the concepts of data analytics for several aspects of a data, including primary analytics, risk assessment, control testing, non-standard journal entry. अच्छा, ये नंबर से तो आपको कभी कॉल नहीं आया है. पुलिस काउंटर क्वेश्चन करती है ना, अचानक से ये नंबर पे हुई 15 कॉल. दैट इज नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज. इवेल्युएशंस ऑफ डेफिशिएंसीज, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, इसको एनालाइज कर. सो सजेस्ट बोलता है कि यू कैन जस्ट सजेस्ट अप्रोच कि जिससे CAAT हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक. तो देखो, अगर अप्रोच बोलता है तो सेम अप्रोच आएगा. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग द क्राइटेरिया, कौन से बेंचमार्क्स के बेसिस पे चेक करेंगे, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ ऑपरेशन, फॉर्मेट ऑफ डेटा, एक्सट्रैक्ट द डेटा, verify the completeness and the accuracy. I told you, whenever we talk about information which are generated from the system, accuracy and completeness are the two aspects which we want to verify to a very high extent. Application of criteria on the data, validate the information कि ठीक है जो results आ रहा है, that accordingly you report the results. Understanding this? एकदम simple. Next is risk, assessing the IT related risk. Now एक मिनट, what is assessing IT related risk? पहले IT related risk तो समझो. What are IT related risk? यही नहीं समझा है, फिर ये पढ़ा करके क्या फायदा. क्या लिखो? IT related risk. IT related risk as per ऐसे 315 हमने आपको पढ़ाई थी, याद करो क्या था. यस, इनअप्रोप्रिएट डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इनअप्रोप्रिएट डेटा. लिखते जाइए, इनअप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या फिर प्रोसेसिंग इनअप्रोप्रिएट डेटा. Unauthorized human intervention, manipulation, falsification, omission of entries, loss of data, failure to make necessary changes in data, जो ज़रूरी है वो किए नहीं, जो नहीं ज़रूरी है वो कर दिए. changes in master file, systems, programs, तो ये सारा है IT रिलेटेड रिस्क. अब समझो, अगर ये IT रिलेटेड रिस्क है तो कंट्रोल्स भी IT रिलेटेड कंट्रोल्स होने चाहिए. सो व्हाट आर IT रिलेटेड कंट्रोल्स? रिस्क पढ़ा, अब मैं कंट्रोल्स पढ़ाऊंगी. कंट्रोल्स पढ़ाने के बाद लास्ट कंसेप्ट पे चले जाएंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर.
यस। सो आईटी रिलेटेड रिस्क समझा है, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, 3 टाइप्स है, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ। सबसे पहला जनरल आईटी कंट्रोल, दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल, तीसरा आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। एक चार्ट बनाते हैं फिर आगे लेकर के चलते हैं। Yes, try recalling controls divided into 3 important criteria. General IT controls, application based controls, IT dependent manual controls. General IT controls में again we had 4 things. यहीं पे लेकर के जाते हैं। Yeah. General IT controls. So what are general IT controls? As I told you, general IT controls are support controls. ये ऐसे controls हैं जो generally हर जगह पे हैं। ये ऐसे ELC है, indirect ELC है, indirect entity level controls है, जो हर जगह पे पाए जाते हैं। So usually इसके 4 major sub areas हैं। सबसे पहला एज पर ऐसे 315, मैंने जब 315 कराया था तभी ये था, डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन, कि वेयर द डेटाज आर केप्ट, हाउ द डेटाज आर ट्रांसमिटेड। प्रोग्राम चेंज, अगर कोई सिस्टमेटिक प्रोग्राम चल रहा है, हु हैज़ इनिशिएटेड द प्रोग्राम, हु हैज़ इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम। प्रोग्राम चेंज करने के बाद क्या यूएटी हुआ, यूजर एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट हुआ। सिक्योरिटी, देखो एक्सेस सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, अभी मैंने रिस्क में आपको बताया अनऑथोराइज्ड ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर वी हैव टू कीप सम काइंड ऑफ बारिंग्स कि नहीं यार ये पर्सन को एक्सेसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्सेस सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जो भी नया सिस्टम, अगर आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्विक बुक्स, कल मुझे जाना है वन बुक्स पे, वन अकाउंट्स पे, एनी अदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर पे। सो दिस काइंड ऑफ न्यू एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर विच वी आर डूइंग, तो सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता कि यार कोई दुकान में गए कि अच्छा सर ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है, खरीद करके पैक करके आ गए, नहीं। सिस्टम का अपना ही अलग फंडा होता है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू अक्वायर एनी सिस्टम, वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट। उसमें कई सारे मॉड्यूल्स रन करने पड़ते हैं, ये चेक करना पड़ता है कि हमारा जो पर्पस था वो सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट इज एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम। सो देर आर 4 एरियाज इन जनरल IT कंट्रोल्स। इंडिविजुअली इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन जो सबसे पहला टूल था इन जनरल IT कंट्रोल, वो क्या चाहता है। सो दिस इज टू एंश्योर दिस काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स आर टू एंश्योर दैट the production systems are processed to meet the financial reporting objective. हमारा financial reporting objective क्या है, that the financial statements are prepared, they are true and fair. True and fair. So production system are processed in a manner, every data center operations are stored in a manner which is achieving financial reporting objective. मैम फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ क्या होगी, पहला मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, बैच जॉब्स, प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल, एग्जीक्यूशन, बैकअप्स, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्क्स, रिकवरी फ्रॉम द फेलियर्स, BCP, DRP, डेस्क हेल्प डेस्क फंक्शन क्या है, मॉनिटर करो कि डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सही से चल रहा है कि नहीं, ट्रैक करो सिस्टम कहाँ तक पहुँचा है। सर्विस लेवल अग्रीमेंट, इसको SLA कहते हैं, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। एक्चुअली हम लोग SLA करते हैं विथ आउटसोर्सिंग अथॉरिटी। से फॉर एग्जांपल आज मैं आई एम अ बैंक, मैं डेटा ऑपरेट या मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो व्हाट आई डू इज आई टेक हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल पार्टी। मैंने 402 में बताया था आपको, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग SLA करते हैं, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। उसको मॉनिटर करो एंड देन यू ट्राई documenting how the operations are running. Okay, so these are the activities in order to meet financial reporting objectives. Next is program change. So what is objective?
Objective of program change as a control is to ensure that modification in the continuous system is in order to meet the financial reporting objective. कोई भी ऐसा गलत मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से करंट सिस्टम हिंडर हो जाए. सो कैसी एक्टिविटीज रहेगी? चेंज इन द मैनेजमेंट प्रोसेसेस, डेलीगेशन, डेफिनेशंस ऑफ रोल्स, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, हु इज इनिशिएटिंग दिस चेंज, चेंज रिक्वेस्ट किसने की है, रिकॉर्ड इट, मैनेज इट, ट्रैक इट, मेकिंग चेंजेस, हु इज मेकिंग अप द चेंज, एनालाइज इट, डेवलप इट, डिजाइन इट अकॉर्डिंगली, टेस्ट द चेंजेस, जैसे चेंजेस हो जाए टेस्ट द प्लान. यूएटी, व्हाट इज यूएटी? फुल फॉर्म लिखो, यूजर एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट, acceptance acceptability test, application of those changes which are made, emergency and minor changes, जो छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं वो क्या क्या हुए, डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल. देखो जैसे कोई सिस्टम चेंज होता है ना, आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पुराने तरीके से जो काम कर रहे थे वो सारा का सारा चेंज हो गया. तो जो चेंज आया है या चेंज जो हुआ है उसका हम लोगों को रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि ओके फाइन, दिस इज अ न्यू वे जैसे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं. यूजर ट्रेनिंग, व्हाट इज यूजर ट्रेनिंग? पिछला जो सॉफ्टवेयर था नाउ इट इज नो लॉन्गर अंडर यूटिलाइजेशन. अब जो नया सिस्टम है जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको हम लोग काम कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन में ले रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप आइए सुनिए अब ये जो काम है वो नए सॉफ्टवेयर पे होना है. क्यों? क्योंकि चेंज हुआ है प्रोग्राम. सो दीज आर कंट्रोल एक्टिविटी. नेक्स्ट इज एक्सेस सिक्योरिटी. Access security में to ensure that the programs are authenticated and authorized to be verified only by some specific persons in order to meet financial reporting objective. तो सबसे पहला सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी हो. सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी. आपको शायद पता होगा देर आर ऑलवेज अ काइंड ऑफ मास्टर की, master passwords. There are always a kind of control which are utilized by the top level management. So वो data security क्या है? Operating system security कैसे हो रही है? Network security, physical security, system admins and privileged access. System admins का क्या मतलब होता है? ये privileged access कि ये पूरे एरिया में जितने भी सिस्टम है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मैंने मिस्टर ए को दे करके रखे. DBAs, what is DBAs? Database administrator. Database administrator. So there are some administrator, there are certain admins, there are certain super users. उन्हीं के पास access security. Last kind of general IT control is application acquisition, development and maintenance. खरीदना, डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना. So this is to ensure that developed, configured and the systems are developed, configured and implement to meet the financial reporting objectives. मैम क्या एक्टिविटीज करेंगे इसमें? ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज चेक करनी है. प्रोजेक्ट इनिशिएशन किसने किया है, कौन है जो लीड लेकर के नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, एनालाइज द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर है कि नहीं, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस करना. एक्चुअली स्पीकिंग ये उन पर्सनस को बहुत अच्छे से समझेगा जिनके ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम चेंज हुआ है. आई एम वेरी श्योर ये सब आपने भी गो थ्रू किया होगा कि पहले आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, अब आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ये सारा सब कुछ हुआ होगा. देन यू टेक अप द डिसीजन, गो लाइव. ये सबको समझ में आ गया है, गो लाइव. अब इसको यूटिलाइजेशन में लेकर के आते हैं. डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग. दीज आर जनरल IT कंट्रोल्स हैविंग 4 थिंग्स. कौन सी 4 थिंग्स? डेटाबेस नेटवर्क. दूसरा क्या था? प्रोग्राम चेंज. तीसरा क्या था? एक्सेस सिक्योरिटी. चौथा क्या है? एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. ठीक है, दीज आर जनरल IT कंट्रोल्स. अब आता है एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल्स. सो दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल्स इन ऑर्डर टू एंश्योर द कंप्लीटनेस, द एक्यूरेसी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा. जैसे कि एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट, सीक्वेंस नंबरिंग, यूजर लिमिट, रीजनेबलनेस टेस्ट, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स. ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल्स. 315 में पढ़ाया हुआ है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स. एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू यू ऑल, देर आर सर्टन IT जनरेटेड रिपोर्ट. आज मैंने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए आप ना सेल्स रिपोर्ट लेकर के आइए, तो वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सबका सेल्स रिपोर्ट लेकर के आए. मैम कहाँ से? उन्होंने खुद ने बनाया क्या? नहीं, सिस्टम से प्रिंट लेकर के.
अब वो जो सिस्टम से प्रिंट लेकर के आए हैं, इनके बेसिस पे मैं डिसाइड कर रही हूँ कि अच्छा नॉर्थ में प्रमोशन बढ़ा दो, साउथ में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ईस्ट में ऐसा कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ हो रही है, दीज आर मैनुअल कंट्रोल्स, मैंने डिसीजन लिया, बट दिस वर डिपेंडेंट ऑन IT जनरेटेड रिपोर्ट। इस कंट्रोल्स को हम लोग कहते हैं IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स, समझ में आया? सो रिस्क भी समझा है, कंट्रोल्स भी समझा है। So what is the differentiation between general controls and IT control? General is overall. Application is specific to that application. The general IT controls are needed to support the functioning of application-based controls. Both are needed in order to ensure the accuracy and the completeness. Since beginning, I'm talking about two assertions: the accuracy and the completeness of information. Mark this point as an important point. This is an important question. Certain findings or exception in an IT environment which needs to be assessed and reported. So ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि मिस्टर बी ही इज एन ऑडिटर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप नॉट योर ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन, यू बीइंग अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप ये मिस्टर बी को बताओ कि क्या फाइंडिंग्स, क्या ऐसे एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ चीज़ें हटके विच आर नीडेड टू बी असेस्ड एंड रिपोर्टेड। मतलब आपको कौन सी ऐसी शक लगेगी, शकुनी एरिया लगेंगे जिसको आपको डॉक्यूमेंट करना है या रिपोर्ट करना है। तो पहला, कहीं पे वीकनेसेस है क्या, आप उनको बोलोगे कि सर अगर आपको वीकनेसेस मिले तो उसको डॉक्यूमेंट कर लेना। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दोज वीकनेसेस ओवरऑल ऑडिट पे। रिपोर्ट द डेफिशिएंसीज टू द मैनेजमेंट इन इंटरनल कंट्रोल मेमोज, 265 के तहत रिपोर्टिंग कर देना। मैनेजमेंट लेटर, कम्युनिकेशन इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड about the significant deficiencies to TCWG. So you will inform him that this is the finding, yeah, these are the exceptions in an environment, control environment, which is required to be assessed and documented. Next, क्या कहते हैं? The following examples shows how the auditor understand. देखो normally speaking कंट्रोल हर एरिया में होता है। जैसे कि अकाउंट्स है तो अकाउंटिंग कंट्रोल भी होता है, ऑपरेशन है तो ऑपरेटिंग कंट्रोल्स भी होता है, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग कंट्रोल्स भी होता है। तो कंट्रोल एक प्रकार का पॉलिसी होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क। एक प्रकार के प्रोसीजर्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर कि मैंने कहा बेटा मिस्टर ए आप सिर्फ खरीदने का काम करो, मिस्टर बी आप काउंटिंग का काम करो, मिस्टर सी आप स्टॉक मेंटेनेंस का काम करो। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक ऐसी सिस्टम बना ली है, एक ऐसे प्रोसीजर बनाए हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पिलफरेज, रिड्यूस द रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैश मिसफियंसेस। बस। तो वो लोग कह रहे हैं, एक छोटा सा रैंडम क्वेश्चन दिया है, बोलता है विसल ब्लोअर एक मैकेनिज्म बना है। व्हाट इज विसल ब्लोअर? विसल ब्लोअर का मतलब होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक खबरी तो होता है ना। तो ये जो खबरी भाई साहब है जो विसल बजाते कि अरे मैम आपको पता है वो जो XYZ पर्सन है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन का, वो हर बार 3 बुक्स ऐसे ही लेकर के जाता है अपने स्टॉक में से। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ये विसल ब्लोअर है, ठीक है। तो अभी जो खबरी भाई साहब का मैकेनिज्म मैंने बना करके रखा है, क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ एट ऑल यू आर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, तो हाउ विल यू चेक इट। सबसे पहला चेक करो ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोअर मैकेनिज्म है या नहीं है। अगर है तो क्या ये पॉलिसी अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। अगर है तो ये चेक करो कि क्या लोगों को इसका इंफॉर्मेशन भी है, कैसा खबरी सिस्टम भी है, खुशबू हम सुनती है ऐसा खबर, तो वेदर इट इज अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड। डज द कंपनी हैज whistleblower policy, whether the policy is documented, whether the whistleblower policy is communicated, all the employees are aware about this policy, purpose क्या है, obligations क्या है, has the company taken into measures, training, company has monitored the effectiveness of this policy from time to time। मैम ये तो whistleblower policy ना होकर के कोई और पॉलिसी हुई तो फिर भी यही काम है, हमको तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है ना, पॉलिसी का इवैल्यूएशन करना है, काम तो यही रहेगा। Are there any kind of deviation? अगर है तो how the company has dealt with it? ये चीज़ें आपको चेकिंग में लानी है, ठीक है। सो हैड इट बीन द केस, आज मैं आपको बोल दूं कि बेटा आपको इवैल्यूएट करना है अकाउंटिंग कंट्रोल्स, हाउ विल यू इवैल्यूएट अकाउंटिंग कंट्रोल्स। वही
Has the company developed any kind of accounting controls? Whether it is communicated, are the employees aware about it, are the purpose satisfied, objectives achieved है, यही तो चीज़ है. Being a statutory auditor, you need to verify this. समझा? Perfectly sure. अब और एक चीज़, जहाँ पे हम लोग कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो अगेन जम्प टू योर क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 2, responses to risk, internal control, objective of internal control, inherent limitations of internal control. Yeah, so this is accounting control. So accounting control क्या होता है? Accounting control होता ही इसके लिए है to ensure that all transactions are properly verified, recorded, they are real, properly valued, properly posted, classified, disclosed, and properly summarized. So these are objective of accounting controls. Objective of accounting controls. Okay. So this was a question which was asked in July 21 examination. बोलता है कि एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है रिसेंटली क्वालिफाइड, गाइड हिम व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल. हमेशा ध्यान रहे, कोई भी कंट्रोल आ जाने दो, उनको ऑब्जेक्टिव उनके एरिया से रिलेटेड होगा. आज मैंने बोला अकाउंटिंग कंट्रोल, अकाउंट्स का काम क्या होता है? प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, वैल्यूएशन करना, ये अकाउंट्स का पर्पस होता है. कंट्रोल्स क्या करेगा? एंश्योर करेगा दैट इज प्रॉपरली डन. यस, यही चीज है. चलिए बैक टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से आईटी रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल्स पढ़ लिए. अब ये लास्ट पॉइंट नंबर 7 इजी होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहला, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 315 330 ने आपको बताया है कि व्हाट आर आईटी रिलेटेड रिस्क, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है. सो एंटिटी लेवल एस्पेक्ट्स, गवर्नेंस के बारे में जानता है कि कौन गवर्नेंस कर रहा है, कौन सुपरविजन कर रहा है. ठीक है. रिस्क इन द आईटी प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड. सो फॉर एग्जांपल अनऑथराइज चेंजेस नहीं होना चाहिए, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ रिस्क टाइमली बेसिस पे होना चाहिए. तो ये सारा चीज़ हम लोग चेक करेंगे. ठीक है. सो आर द डायरेक्ट चेंजेस टू डेटाबेस स्ट्रांगली प्रिवेंटेड. कोई भी अपने आप अपने मन मर्जी से काम तो नहीं कर रहा है, हमको पूछ करके काम कर रहा है कि नहीं. यूजिंग रेलिवेंट फ्रेमवर्क्स एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क बताया, वैसे ही दीज आर ऑल्सो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, दीज आर डोमेस्टिक फ्रेमवर्क विच आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रिस्क. सबसे पहला आता है ISO. सो व्हाट इज ISO? दिस इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. दे आर प्रोवाइडिंग सम गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन. पासवर्ड सिक्योरिटी रखो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी रखो. कौन बोल रहा है? ISO 27001 2013. बैकअप रखो, रिकवरी रखो. ठीक है. नथिंग न्यू, दिस इज ऑलरेडी टॉट टू यू व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल. बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस का नाम लिया है, दैट बिकम्स रेलिवेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, ITIL, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी. इट प्रोवाइड्स सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द प्रोसीजर्स. IT सर्विसेज जैसे कि चेंज इन मैनेजमेंट, इंसिडेंट द मैनेजमेंट, कोई मॉक टेस्ट कर लो, मॉक ग्रिल कर लो. IT ऑपरेशंस. नेक्स्ट इज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, PCI. व्हाट इज PCI? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री. यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी होना सुपर इम्पॉर्टेंट है. सो डेटा सिक्योरिटी और PCI DSS, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, widely adopted information security standard for the payment gateways, payment industries. जैसे कि कार्ड स्वाइप करना. कंपनी इन्वॉल्व्स स्टोरेज, रिट्रीवल, ट्रांसमिशन, हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स. अभी इस पर ना बहुत सारे फ्रॉड होता है. इसका एक क्वेश्चन आना बनता है कि व्हाट इज PCI DSS? दिस पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन. वो लोग चाहते हैं that you implement stronger control in order to make sure that the data is secure. Database, operation, transmission, retrieval.
Next is American Institute of Certified Public Accountants. They have also talked about SOC1, SOC2 and 3. This is nothing but ये देखो they are talking about service organization relevant to users entity. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इंडियन फ्रेमवर्क में, आई मेड यू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज 402 में 2 रिपोर्ट्स, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट, वैसा ही है ये. सो दिस इज फॉर रिपोर्टिंग ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द रेलिवेंट यूजर एंटिटी controls. SOC2 and SOC3, they are also with respect to reporting over the controls of service organization about the security, ability, processing integrity, confidentiality and the privacy other than IFC. So this is ICFR and this is other than ICFR. तो दोनों ही हैं कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्टिंग, बट ये है internal control over financial reporting and this is internal control other than financial reporting. These are general use reports. These are restricted use report, restricted use. SOC1, SOC2 and 3. Last framework, this is cyber security framework. This is published by National Institute of Standardization and Technology, popular framework for improving, underline this, critical infrastructure cyber security. Cyber crimes are increasing day in and day out. Forensic audit में भी इसका उल्लेख होगा. So this provides a set of standards and the best practices how to manage the cyber security risk. ठीक है. So there are other international control. ये भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 ही नहीं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया. ठीक है. Done. So by this we complete audit under automated environment and also a very quick understanding of chapter number 2 which is given to you as a homework for today. चल, तो let us start with question and answers of audit under automated environment. ठीक है. A very basic, easy chapter. Some international controls are also there. ये चैप्टर में क्या क्या सीखा? बेसिकली ये चैप्टर में हम लोगों ने रिस्क के बारे में जाना, ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स के बारे में जाना, ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के प्रोसेसेस के बारे में जाना, कंट्रोल में वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स पढ़ लिए. तो ये सारा बैकग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हैं. नाउ स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन, वेरी इजी, एकदम ही क्विकली खत्म करना हो जाएगा ये वाला. You are required to name the components or components and an example of real-time IT environment. I told you this was asked as an RTP question. 4 components है: network, middleware, hardware and application. Easy. Okay. Next. The audit cycle consists of planning, execution and completion. Okay. The automation and the processing of the business transactions and the consideration to be weighed by the auditor at every phase of its cycle. Okay. तो उन्होंने क्या बोला कि देखो ऑडिट के हर फेज में ऑटोमेशन का कुछ ना कुछ तो तड़का है. Enumerates the focal points, some important points of such consideration when auditing in an automated environment. वो चार्ट याद आएगा, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड रिपोर्टिंग. सो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के टाइम पे भी हम लोग आईटी के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. सो एट ईच ऑडिट फेज of audit cycle we will need IT environment to be understood thoroughly. So during the risk assessment procedures, auditor should also take care or assess the risk which are IT related, obtain an understanding of business policy as well as IT systems and the applications used, assessing the entity level controls, IT governances क्या है, pervasive controls कितने हैं, segregation of duty है कि नहीं है, टेस्टिंग फेज के टाइम पे जनरल IT controls, उसका nature, timing and extent, reporting, completion stage पे evaluating deficiencies and reporting accordingly. Next is, in control based audit, the audit approach can be classified into three broad phases: planning, execution, completion. Same point. You are required to briefly explain at every stage हम लोगों को कैसा IT environment use करना. Almost the same answer. So risk assessment process,
evaluation and understand and evaluate, testing and operating, and reporting cycle. Next, the volatility, unpredictability, the pace of the fast change that exists in the automated environment today is far greater than in past. बोलता है कि आजकल के ज़माने में business are evolving so much that it is throwing more risk to the business, and this is required to be managed. State various risks which an enterprise faces and they are managed. So these are the examples of risk. Very good. Business risk, marketing risk, operational risk, technological risk. These are the various risks. Product, project risk, credit risk, which the organization sees. Next. What are entity level controls? Explain what they pertain to. Give some examples. So entity level controls, direct entity level controls, direct and indirect ELC के बारे में जाना है. So direct ELC is control activity. Direct ELC is control activity. Indirect ELC is control environment. Indirect ELC is control environment. बस उसी चीज़ के बारे में लिखना है. For example, business performance, effectiveness. और indirect ELC में क्या आएगा? Motivation, job roles, code of conduct, etc. These are indirect ELC. Next, बोलता है briefly discuss the meaning of data analytics. Okay. Examples of the circumstances during which the automated environment the auditor can apply the concepts of analytics. So what is analytics? Gain the information, analyze the information, try to find out where unusual activities are actually committed. So generating and preparing the meaningful information from the raw system using the processes, tools, techniques is known as data analytics. The data analytics method used in an audit is known as computer assisted audit techniques. While auditing in an automated environment, the auditor can actually apply the several concepts of CAAT in this primary area: preliminary analytics, risk assessment, control testing, non-standardized journal entries, control deficiency, पूरा बुक में से fraud risk assessment. Next, you are required to suggest the approach which will benefit the use. Suggest the approach. ये RTP ये देखो December 21 में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन. Suggest the approach. Approach में जब भी पूछे understand the business, same to same. Understand the business, define the objective, determine the criteria, evaluate the objective against the criteria. What is the evaluation data? Extract the data, verify the completeness and accuracy. Validate the result. Next, give some examples of automated application-based controls. Examples of application-based controls are edit checks, validation checks, sequence numbering, user limit check, mandatory data fields, reasonableness check. That is application-based controls. Same to same. अब ये आने के चांसेस है गाइस, क्योंकि MTP में भी पूछा गया है, स्टडी मैट में भी पूछा गया है. तो दे विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन जनरल IT कंट्रोल, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल और IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल. इस पे आएगा क्वेश्चन. आई पर्सनली फील दिस इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे भी देखो ऊपर सारा प्रवचन दिया है, फिर बोलता है कि डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन है ये. यू आर ब्रीफली रिक्वायर्ड टू डिस्कस data analytics and the examples. So this is not the answer. Data analytics वाला आंसर लिखना है कि कौन से एरिया में आपको ये कौन से एरियाज में आपको डेटा एनालिटिक्स करना है. दिस इज द आंसर. प्लीज रीचेंज इट. यहाँ पे लिखना डेटा एनालिटिक्स एंड उसके एरियाज लिखना है. Next, a company is using ERP for all its business processes including procurement, sales, finance, reporting. मतलब इतना समझो, this is an automated environment. You are required to explain the statutory auditor approach to identify the risk associated with IT system.
मैंने वो जो स्टूडेंट्स नोट में लास्ट पॉइंट पढ़ाया, हाउ टू आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद आईसीएस सिस्टम, कैसे करेंगे आप लोग? दीज आर द मेथड्स फॉर इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो देखो, रिस्क मैंने आपको स्टूडेंट्स नोट में लास्ट में पढ़ाया था। अब यहाँ पे चेक करो कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर इवेल्युएटिंग internal control system. This is methods of evaluating internal control system. This is there in your chapter number 2. अब risk assessment and internal control क्या कहता है समझो। टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल में 4 टेक्निक्स है अपने पास: नरेटिव रिकॉर्ड्स, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर। ये 4 टेक्निक्स के अनुसार हम इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था वो भी सेम था। बोलता है कि एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद आईटी एनवायरनमेंट। मतलब कैसे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग आईटी कंट्रोल्स, आईटी रिस्क। तो देखो, सो इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव और द फ्लो चार्ट। सो हम लोग बिजनेस से ये आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज नरेटिव रिकॉर्ड्स। नरेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि हम मैनेजमेंट से नरेशन मंगवाएंगे, डिस्क्रिप्शन मंगवाएंगे अबाउट द ऑपरेशंस। चेकलिस्ट में एक्चुअली दिस इज आवर मेथड, ये ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आता है, सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से आती है, एज वेल एज क्वेश्चनर ऑर्गेनाइजेशन से आता है। सो यहाँ पे चेकलिस्ट में हम लोग हमारे ऑडिट टीम से बात करते हैं और ऑडिट एंगेजमेंट टीम को कहते हैं कि बेटा ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चनर इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट विच इज गिवन टू द मैनेजमेंट एंड उसमें 3 कॉलम्स होते हैं जहाँ पे येस, नो, नॉट एप्लीकेबल हमारे मैनेजमेंट को लिख करके देना होता है। तो 4 प्रकार के मेथड होते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो क्वेश्चन टू यू इज जस्ट सिमिलर टू दिस कंसेप्ट। सो आंसर में यही आएगा, द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट ईच ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव और द फ्लो चार्ट्स। द नेक्स्ट प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे इस एरियाज में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द रिस्क लाइज। Explain application-based controls and general IT controls. So application-based controls are meant specifically from specific applications. General IT controls ऐसे होते हैं which are supporting controls. Next, give some international internal control standards and guidelines. ये वाला पॉइंट हम लोगों ने एकदम ही एंड में पढ़ा था, पॉइंट नंबर 7 इन योर सार। सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था यस, सेक्शन नंबर 143 के हिसाब से IFCFR। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में आपको क्या क्या याद आता है? सार्बेन्स-ऑक्सले, इंग्लैंड एंड वेल्स, ISO, ITIL, PCI, SOC 1, SOC 2 and 3, कोबीट, कोको। तो जो भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में आपको इंटरनल कंट्रोल्स याद आ रहे हैं वो लिखना है। साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। बोलता है कि हाउ विल यू अंडरस्टैंड योर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सबसे पहला कंसेप्ट RTP का क्वेश्चन है, हेंस दिस इज हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, हाउ विल यू अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट। अंडरस्टैंड क्या करना है, एप्लीकेशन कौन सा यूज हो रहा है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लैन वैन का स्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर इन हाउस है या पैकेज्ड है, who is making the changes, what are the IT related risk and what are the controls, what is the overall organization का structure, who is the one who is governing the structure. Next is, you are required to briefly explain the relevant consideration at each phase of audit. This is also स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। तो यही लिखना है कि ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट फेज, वो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, ये रिस्क असेसमेंट फेज, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा चीज़। या द लास्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन बोलता है कि स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स यू वुड परफॉर्म टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट विसल ब्लोअर पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी होने दो भाई, हम लोग क्या अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट करेंगे, वेदर द कंपनी हैज़ अ विसल ब्लोअर पॉलिसी, is the policy documented, approved, communicated, all employees are aware about the objectives, obligations, trainings are done,
Does the monitoring is done from time to time? Does the company deals with deviations and non-compliances? So all these things are required to be checked. This is the answers of the important questions based on audit under automated environment. And there we complete the practice sessions of Q&A.